गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे द्वारा क्लास 10th के चैप्टर 1 की सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आप सभी ध्यान से इन चैप्टरों को पढ़ें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं मनोहर रे रतन प्रकाशन इस बुक के प्रथम चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है। इसमें प्रथम पॉइंट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में समझेंगे। वास्तविक संख्याएं परमेय या अपरमेय संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं सभी एक साथ कॉम्बिनेट हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, इनको मिला दिया जाए तो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। और परमेय तथा अपरमेय संख्याओं की समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। और दिया गया है इनकी सभी संख्याओं को, परमेय और अपरमेय की संख्याओं की समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको समझाएंगे। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या है, इनको कितने पार्टों में बांटा जाता है, उन सभी के बारे में। चूँकि आप सभी जानते हैं ये क्लास एएस मास्टरमाइंड क्लासेस के माध्यम से वाई अवनीश सर के माध्यम से संचालित हो रही है। आप सभी समझें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आपको हमने बताया, परमेय और अपरमेय संख्याओं का संयुक्त रूप ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वैसे ये कुछ वास्तविक संख्या हैं। 1 2 2/3 -4√2/5। वास्तविक संख्याओं को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q, इट्स मीन्स P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? ये एक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा उसे हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है क्योंकि 2 को 2/1 राइट कर सकते हैं। वैसे ही 3 ये भी वास्तविक संख्या है क्योंकि 3 को 3/1 राइट कर सकते हैं। ऐसे ही -5/3 ये वास्तविक क्यों है? क्योंकि ये न्यूमरेटर यानी अंश भी आपका पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है और हर 0 नहीं है। यहाँ पर ये 3 है, इसलिए यह संख्या वास्तविक संख्या होगी। आपकी बुक में 0 दिया गया है, आपके इस टॉपिक में 0 लिखा है। 0 का मतलब होता है 0/1। ये मतलब ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और जो हर होता है वो 0 नहीं है तो वो संख्या परमेय कहलाती है। अपरमेय क्या होता है? जो संख्याएं परमेय नहीं हों उन्हें अपरमेय कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं को P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर ये पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ये भी पूर्णांक नहीं होना चाहिए, या इनमें से कोई एक पूर्णांक ना हो। यानी हम ये कह सकते हैं जो संख्याएं परमेय नहीं होंगी वो अपरमेय होगी। जैसे √2 अपरमेय है तो √2 को √2/1 लिख सकते हैं, ये पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह संख्या कैसी परमेय संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। परमेय संख्याओं को दो पार्टों में बांटा गया है, एक पूर्णांक संख्याएं, एक भिन्न संख्याएं। इसमें क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? चूँकि आप सभी जानते हैं वो सारे नंबर जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स होते हैं। इन्हीं का
यदि माइनस सिंबल लगा दिया जाए तो -1, -2, -3 और 0 यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, और उन सभी संख्याओं में नेगेटिव सिंबल लगा दिया जाए और 0, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्याओं को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है। इस तरह की संख्याएं ये इनफाइनाइट तक रन करती हैं। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और वहीं भिन्न की बात करते हैं, जिसमें भिन्न में क्या होता है? इसमें अंश और हर होता है, तो वो सारी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाएंगी। अब इसी पे बात करते हैं, पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का एक और तरीका है -∞, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इनफाइनाइट। ये अभिन्न को कोई पार्ट में नहीं डिवाइड किया जाएगा। हम पूर्णांक संख्याओं को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें धन पूर्णांक संख्याएं यानी वो सारे नंबर आते हैं जो धनात्मक होते हैं, और शून्य, इसमें शून्य आता है, और इसमें ऋण पूर्णांक संख्याएं आती हैं, जिन संख्याओं में नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है उन संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे। जिसमें सिंबल नहीं होता है अर्थात धनात्मक होती हैं, और एक शून्य होता है अर्थात इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हमारा दूसरा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चैप्टर 1 में है, इंट्रोडक्शन पार्ट में है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या है, इसके बारे में समझो। आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या मतलब है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। गुणनफल किसका होना चाहिए? अभाज्य संख्या का। किसका? अभाज्य संख्या का। इसके रूप में लिखा होना चाहिए। लेकिन आपको भाज्य और अभाज्य न मालूम हो तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये देखो, पहला पॉइंट है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में समझो। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं, यानी उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिससे वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ... इनफाइनाइट। इन भी सारी संख्याएं प्राकृतिक होंगी, जिससे हम किसी भी वस्तु को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अर्थात जैसे हम बात करते हैं ये 1 कलम है, ऐसे ही 2 कलम हैं, तो इनको हम काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारे नंबर्स जो हैं वो कैसे हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कभी ऐसा हो सकता है हम कहें ये -2 पेन है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, अर्थात माइनस में नहीं कह सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो बात है वो क्या है? वे सारी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, या वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त करते हैं, जिनसे वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और ये इनफाइनाइट तक चलती हैं, अर्थात अनंत तक चलती हैं। 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं प्राकृतिक हैं। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें, जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट थी, अगर इसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं ये थी। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और जबकि ये पूर्ण संख्या हैं, पूर्ण संख्या में 0 भी होता है और इसको W से डिनोट करते हैं। हम कहें तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पर ख़त्म हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं।
पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो तथा ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित करी जाएं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसमें जीरो को जोड़ दिया जाए और सारी नेगेटिव नंबर्स -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, तो ये सारे नंबर क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक होते हैं, और ये शून्य होता है। ये तीसरा, ये शून्य आप इसमें कंसीडर कर लो, यह शून्य का अलग पार्ट बना दो, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य। जैसा कि आपको हमने पिछले बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जीरो जो होता है 3 पार्ट पूर्णांक के हो जाते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट जो है वो है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में सुनो। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। जैसे बेटा बात करते हैं 2 की, 2 के 2 गुणनखंड हैं, एक तो 1 है, एक 2 है। अगर हम 3 की बात करें, 3 का एक गुणनखंड 1 है और एक 3 है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से शुरुआत होती है? सबसे पहला नंबर 2। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा 1 जो होता है, 1 का एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसके 3 फैक्टर हो गए तो 11 होगा, क्योंकि 11 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 11। तो ये आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके गुणनखंड, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, 2 से अधिक होने चाहिए। क्या? गुणनखंड होने चाहिए। 2 से अधिक अगर गुणनखंड हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे हम पहला बात करते हैं 4 की। 4 के 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 के बेटा 3 फैक्टर आ गए, इसलिए संख्या कैसी होगी? इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी? भाज्य संख्या। ध्यान से सुनिए, 4 है, 6 है और 9 है, तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों पे विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट चल रहा था वहाँ पे आप लोग देखिए कि वहाँ पे क्या कहा गया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। जैसे हम वहीं बात करते हैं कि भाज्य बराबर है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे आपको हम बता रहे, जैसे हम 6 ले लें, 6, तो 6 क्या है? 6 क्या है? 6 के जो गुणनखंड होंगे 2 × 3 होंगे। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। यही तो कह रही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। और ये बेटा जो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं वो कैसा होता है? अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। कब? आप क्रम पर ध्यान न दें, ना कहें सर अब यहाँ पे 3 और 2 हो जाएगा, दूसरा क्रम बदल गया। तो इसलिए बेटा ऐसा नहीं होगा, क्रम पर कोई जोर नहीं है। इसमें लिख दिया गया है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। भाई यानी 3 2 या 2 3 को एक ही मानेंगे, ये नहीं अलग अलग मान लें। ऐसे ही जैसे बैठे हमने फैक्टर करके दिखाया, 36 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 पे पावर 2 हो जाएंगे और 3 पावर 2 हो जाएंगे। गुणनखंड ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वो इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से काट दो 9, 3 से काट दो। ये बेटा इस तरह से ये हमने फैक्टर कर लिए, वही लिख दिए 2 2 3 3, ये हमने लिख दिए। ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि।
इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम दोनों या अधिक संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं, आप लोग यहाँ पे समझें कि अभाज्य गुणन जैसे हमें 18 की करने हैं तो हम 18 में इस तरह से लाइन खींचेंगे, 2 9 जा 18, 3 से काटो 3 3 जा 9, 3 से काटो 3 1 जा 3। तो 18 के जो फैक्टर आए हैं 2 × 3 × 3 आए, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं। ऐसे दूसरा नंबर होगा हमारे पास 32, तो हम उसके भी निकाल लेंगे। जैसे 32 के यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं 2 से 16, 2 से काटा 8, 2 से कैंसिल किया तो ये 4, 2 से काटा 2 तो ये 2 5 बार आ गया। तो हम लिख देंगे 32 को 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 5 बार हो गया। कितने बार हो गया, 5 बार हो गया। ये कितने बार है, ये 5 बार। तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ क्या होता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात का गुणनफल। ये आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो भी दोनों में कॉमन होगा, ये 2 कॉमन है, 3 तो है नहीं, तो जो कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और जो कॉमन नहीं होगा, देखो इसमें क्या लिखा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का। जैसे अगर हम यहाँ बात करें 18 क्या होगा, 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 32 क्या होगा, 2 पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो इसमें देखो एलसीएम के लिए क्या होता, बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात 5 होगी, और 3 की सबसे बड़ी घात 3 पावर 2। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इनका हमने सॉल्व किया तो 288 आया। समझ में आया, आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसमें एक विशेष फॉर्मूला है, जिसे एचसीएफ × एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ × एलसीएम = A × B। देखो आपका इंट्रोडक्शन इस पहली एक्सरसाइज का यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके मनोहर्रे में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके बारे में आपको समझाएंगे। देखिए ये रही आपकी एक्सरसाइज 1A। 1A में ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन पर हम एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा।